हेलो एवरीवन। सबका बहुत बहुत स्वागत है अल्टीमेट सीए यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सीए प्रणव पोपट, योर फैकल्टी फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एट फाउंडेशन एंड कॉस्टिंग एट सी इंटरमीडिएट लेवल। और अभी अभी रिसेंटली सितंबर 24 के रिजल्ट्स आए और सी इंटरमीडिएट में ऑल इंडिया रैंक 49 स्कोर किया है मिस्टर राघव कुमार, हु इज फ्रॉम पटना एंड करेंटली स्टडिंग इन दिल्ली एट एसआरसीसी। तो राघव से आज हमको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। मैंने राघव से कल फोन कॉल में बात करी थी एंड उसकी जो जर्नी है ना, काफी यूनिक है। लॉट ऑफ पीपल रिलेट कर पाएंगे उस चीज से। फेलियर से ऑल इंडिया रैंक, लेट मी फ्रैंकली टेल यू, फेलियर से ऑल इंडिया रैंक की जर्नी। सो एवरीबडी विल बी एबल टू कनेक्ट कि यस, कैसे हम सर सेटबैक से वापस कम बैक करते हैं। एंड अब मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, है ना। वी विल बी वेरी हैप्पी टू लिसन टू द वॉइस ऑफ राघव। तो सबसे पहले राघव, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर सिक्योरिंग ऑल इंडिया रैंक 49। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो राघव यार, टॉपिक में आने से पहले सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ थोड़ा सा आपके बारे में कि आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से करी, आपके घर में कौन कौन है, और कैसे आप अभी दिल्ली तक पहुंचे। अभी तक का जो आपका सफर है बिफोर सीए, सीए से पहले तक का सफर थोड़ा हमारे को बताइए। सर बिफोर सीए मैं सर आरपी स्कूल में था। वहाँ से मैंने 10th 12th करा। उसके बाद फिर सीयूटी का एग्जाम लिखा। उसमें मेरे अच्छे मार्क्स आए, तो फिर एसआर में एडमिशन हो गया। उसके बाद फिर था, जैसे मेरे फैमिली में सर मेरे फादर हैं, वो भी सीए हैं, मेरी मदर हैं, और मेरी छोटी बहन। हम्म। हाँ सर। तो सीए का आपने डिसाइड कैसे किया कि सीए ही करना है? सीए सीए का सर, जैसे मेरे फादर एक प्रैक्टिसिंग सीए हैं, तो उनका काम मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि ये जो है सब मतलब अपना काम है। आप से जो पीक जो आर्ट्स जो जो पीक सीजन होता है वहां पे काम बहुत ज्यादा होता है, बट नॉर्मली आप अपने खुद के ओनर हो, बॉस हो, तो आपके ऊपर कोई नहीं है बोलने के लिए। तो ये मुझे काफी अच्छा लगा। आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आप छुट्टी कभी ले सकते हो, कभी जब मन किया ज्यादा काम कर सकते हो। जो प्रॉफिट है वो भी आप ही का है। तो वैसा है सर, जो रिवॉर्ड्स हैं। बराबर है, तो रिस्क यही एंड सोच के आया था रिवॉर्ड, कि पूरी की इसलिए पूरी ओनरशिप। ये वो पूरे पहली पूरे। बार मुझे ये पॉइंट मिला किसी से, सही बताऊं तो, कि किसी ने ऐसा बोला कि यार प्रैक्टिस मैंने देखी, और प्रैक्टिस में जो होल्ड है हमारा खुद का, क्योंकि लोग ना शॉर्ट टर्म चीज देखते हैं। शॉर्ट टर्म मतलब कि यार जॉब करेंगे तो तुरंत हमको पैकेज लग जाएगा, बट लॉन्ग टर्म में मतलब यू ऑल्सो नो कि ग्रोथ की लिमिटेशन होती है। बट जब हम खुद का करते हैं, प्रॉफिट्स आर ऑल्सो आर्स। राइट। तो मतलब स्काई इज द लिमिट, आप उसको कितना भी बढ़ा सकते हो। एंड डेफिनेटली प्रैक्टिस में आपके फादर ने इतनी मेहनत करी होगी, तो अगर आप भी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हो तो वो उस लेवल से आगे जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस को बिल्ड करने में समय लगता है। इट्स नॉट एन ईजी थिंग। तो राइट सर। बहुत अच्छा क्लाइंट लगा बेस बनने में आपका टाइम जो लगता है। जो थॉट है ना आपका, ये ओनरशिप वाला बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी रिलेट कर पा रहा हूँ। मैंने भी 2 साल कॉर्पोरेट में जॉब करी, उसके बाद मैंने डिसाइड नहीं किया था कि आई विल बी टीचर, बट मैंने ये डिसाइड किया था वॉट एवर आई विल डू बाय माई ओन। तो उसकी अपनी एक अलग फीलिंग होती है। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। सीए की जर्नी। तो सीए की जर्नी में फाउंडेशन आपका कैसा था, आपने कितना स्कोर किया था, और फाउंडेशन की तैयारी आपने किस तरीके से करी थी? फाउंडेशन सर मैंने नवंबर 22 में दिया था। जस्ट मैंने 12th के बाद ही दिया था। और उस समय मैंने क्लासेस नहीं नहीं लिया था। और 15-20 डेज में, टू बी फ्रैंक, मैंने प्रिपेयर करके दे दिया था। क्योंकि उस समय अकाउंट्स किया हुआ था, लॉ मैंने मैंने उस दिन में बस लॉ ही पढ़ा था, मैथ्स भी किया हुआ था, इको भी काइंड ऑफ मैनेजेबल था। फिर वो देने के बाद फिर 279 मार्क्स थे मेरे फाउंडेशन में। तो असेंशियली मैं देख सकता हूँ कि आपने जैसे एसआर में आपका एडमिशन हुआ, मतलब डेफिनेटली सीयूईटी में आपके काफी अच्छे मार्क्स होंगे, और 10th 12th में भी आप टॉपर ही रहे होगे फिर तो। एंड यस, काइंड काइंड ऑफ सर। फाउंडेशन में भी आपने मेनली, आप बोल रहे हो कि लॉ में ही आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ा, बाकी सब्जेक्ट्स तो आपने ऑन द बेसिस ऑफ 12th ही क्रैक कर लिए। तो आपका जो हिस्ट्री था वो तो बहुत अमेजिंग था। लेकिन आपने जैसे मुझे कल बताया कि सी इंटरमीडिएट का जो पहला अटेम्प्ट आपने दिया, उसमें आप क्लियर नहीं कर पाए। तो फाउंडेशन क्लियर होने के बाद से लेके अभी आप ऑल इंडिया रैंक में आए हो, तो इसके बीच की जो जर्नी है, इसमें आपको अटेम्प्ट भी लगे, तो वो थोड़ा सा हम लोगों को शॉर्ट में आप एक्सप्लेन कीजिए कि क्या क्या हुआ था। वो सर एक्चुअली, अगर मैं एकदम रॉ फॉर्म में बोलूँ तो वो ओवर कॉन्फिडेंस था। मतलब जब सब कुछ ही इतना चल रहा होता है, तो मुझे लगा कि ठीक है, टी इंटरमीडिएट भी हो जाएगा। और मुझे लगता है ऐसा सर, अगर एक सक्सेस मंत्रा हो, वो दोनों ग्रुप क्लियर करने के लिए या रैंक लाने के लिए वो तीन ही है। वो सर उसको मैं 70% स्ट्रैटेजी बोलता हूँ। 10% कवरेज, मतलब दूसरा हो गया 10% रिवीजन,
वो रिवीजन एक बार पूरा पूरा, और जो 1.5 डे बिफोर था वहां पे पूरा पूरा रिवीजन, और अगला हो गया 100% पेपर कंप्लीट करना। ठीक है, तो यही तीन चीजें सर, अगर ये तीनों चीज अगर चेकलिस्ट अच्छे से हो जाते हैं तो उसके बाद फिर सर दोनों ग्रुप क्लियर करना जो है वो आसान है मेरे हिसाब से। पिछले बार ये गलती हुआ था मेरे से कि ना मैंने रिवीजन कर पाया था, ना मेरे पेपर जैसे उतना कम टाइम था, जैसे मैंने नवंबर 22 में दिया, फिर नवंबर 23 में दिया, तो जो ड्यूरेशन था वो बहुत कम था, और कॉलेज के साथ साथ मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, मैं 70-80% भी सिलेबस कंप्लीट करूंगा तो शायद हो जाएगा। तो वैसे करके मैं पूरा पूरा 100% सिलेबस नहीं कंप्लीट करा, फिर मैं रिवाइज नहीं कर पाया उसको, तो जो कॉन्फिडेंस और जो पकड़ था पूरे पूरे टॉपिक्स पे वो बहुत कम था। और एक चीज है सर, मेरे फादर ही बोलते हैं कि जब तक आपका वो जो इंस्टीट्यूट का क्या है कि एक बेंचमार्क है, अगर आप उसको टच नहीं करोगे तो इंस्टीट्यूट आपको फिर फेल करेगा। मतलब वो एक ही, अब जैसे मैंने अनप्रिपेयर्ड होके पहला वाला अटेम्प्ट दिया, उसमें मैं जो इंस्टीट्यूट के एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाया, तो उन्होंने फिर जो कॉन्सिक्वेंसेस था वो दिया। तो वैसा था सर। मतलब ये बहुत और ये अपने था कि, पॉइंट। हाँ हाँ, यस यस, कंटिन्यू। और सर अगर गलती में बोले तो थोड़ा सा ऐसे फर्स्ट ईयर था, फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा ज्यादा फ्रेंड्स में ज्यादा टाइम लग गया, एक्सप्लोर करने में, दिल्ली एक्सप्लोर करने में, कॉलेज में थोड़ा ज्यादा मतलब थोड़ा सा ऐसा था कि क्लासेस में इनमें उनमें, तो उनमें बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो गया, वैसा था। ओके, दिस वाज वन ऑफ द रीजन। तो इसी अटेम्प्ट में हमारे एक ऑल इंडिया रैंकर थे मुंबई से, और उनका भी ना रेगुलर कॉलेज ही है। और उन्होंने, जैसे आपने बोला कि आपने तुरंत अटेम्प्ट दे दिया था बट प्रिपेयर्ड उतने नहीं थे, उन्होंने एक चीज़ अच्छी करी थी उस चीज़ में कि उन्होंने पहले से ही हम्म, डिसाइड कर लिया था कि बिकॉज रेगुलर कॉलेज में काफ़ी टाइम जा रहा है, उन्होंने अपना पहला अटेम्प्ट ही 2 अटेम्प्ट स्किप करके दिया था। तो ओके। क्या आपको लगता है कि जो लोग रेगुलर बीकॉम कॉलेज में हैं और जिनको काफ़ी टाइम देना पड़ रहा है अपने कॉलेज में, तो ये स्ट्रेटेजी भी मतलब सही है क्या, कि एक अटेम्प्ट छोड़ के फिर पेपर दे रहे हैं, तो डज इट वर्क? यस सर, एक्चुअली इट वर्क्स, मतलब इसलिए क्योंकि आप कॉलेज में फिर इन्वॉल्व हो, आप सोसाइटीज में हो, आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट ले रहे हो, आप इवेंट्स करवा रहे हो, फेस्ट करवा रहे हो, एंजॉय भी कर रहे हो। फर्स्ट ईयर में आपने ये करा, देन सेकंड ईयर से आप थोड़ा सीरियस हुए, देन थर्ड ईयर में आपने पेपर दे दिया, ये सेकंड ईयर के लास्ट में पेपर दे दिया। तो एक्चुअली इट इज अ बेटर स्ट्रेटजी। वो राइट। मुझे बाद में अभी रियलाइज हो रहा है, लेकिन जो रेगुलर रेगुलर कॉलेज में है उनको ये एक टिप तो है ही है। बट आपको इस बात का और दूसरा रिग्रेट एक नहीं है कि आपने कॉलेज में अच्छा टाइम स्पेंड किया, राइट? मतलब, हाँ मतलब वो मुझे अब अच्छा लगता है, अब चीजें जब सब कुछ अच्छी हो गई हैं तो फिर जब लुक बैक करता हूँ तो वैसा रिग्रेट नहीं है सर। एक्चुअली मैं भी ये कई कई लोगों को एडवाइस करता हूँ। कुछ लोग ना बड़े ऑब्सेस्ड हो जाते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट को लेकर। और मेरा ये कहना है कि अगर आपका कॉलेज अच्छा है, देखो डेफिनेटली मेजोरिटी बच्चों का कॉलेज अच्छा नहीं होता, दे आर जस्ट डूइंग ग्रेजुएशन फॉर फॉर्मेलिटी। ऐसे केस में आपको बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट पे फोकस करना चाहिए। बट अगर कोई ऐसा कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हो जहां पर आपका पर्सनालिटी ग्रूमिंग सब कुछ हो रहा है, आपका अच्छा नेटवर्किंग हो रहा है, तो उसके लिए अगर आपको 6 महीने बाद सीए का एग्जाम देना पड़े, दैट इज ऑल्सो फाइन यार, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अच्छा, तो आपने नवंबर 22 में फाउंडेशन निकाला, मतलब नवंबर 23 राइट। आपका पहला इंटर का अटेम्प्ट था, तो उसमें आप क्लियर यस सर। नहीं कर पाए। और जैसा कि आपने वो 3 स्ट्रेटजी बताई, 100% सिलेबस, 100% रिवीजन और 100% अटेम्प्ट, थर्ड यही बताया ना आपने? यस सर, हाँ पेपर अटेंड करना मतलब कंप्लीशन, पेपर कंप्लीशन। हाँ, कंप्लीशन 100%, मतलब तीनों 100% होने चाहिए। तो आपकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल हाई है कि आप निकाल दोगे बोथ ग्रुप्स। तो अब जब आपका रिजल्ट आया नवंबर 23 का, जिसमें आप अनक्लियर हुए, तो उसके बाद तो तुरंत May 24 का भी एग्जाम आया होगा, तो फिर ये अभी एग्जाम आपने सितंबर में दिया, तो आपके माइंड में ऐसा क्या चल रहा था कि आपने उसी समय डिसाइड कर लिया कि मैं May 24 नहीं दूंगा? आपको तो एक बार पढ़ा हुआ था सिलेबस। हाँ सर, तो उस समय ये रियलाइज हुआ कि, क्योंकि प्रिसाइज मेरे को याद है अभी भी, 9 जन को रिजल्ट आया था। और अगर एक एनेक्डोट शेयर करूँ छोटा सा, तो क्या है कि 9 जन को रिजल्ट आया था, हम लोग सब पलक के बैठ के, मैं यहाँ पे था, मैं उस समय घर पे ही था, मैं यहाँ पे था, मम्मी पापा दोनों बैठे हुए थे। मतलब हमने रिजल्ट देखा, अपन ए टू प्लस क्लिक करा वहाँ पे, उसके बाद फिर फेल फेल, उस समय तो अनसक्सेसफुल नहीं लिख रहा था, फेल फेल लिख रहा था, फेल फेल। तो वो इतना स्ट्रांग हिट करा कि उसके लगा कि अब तो ऐसा आज तक कभी फेस ही नहीं करा। तो जो फर्स्ट फेलियर था वो, बट इसमें मैं मतलब अपने पेरेंट्स का बहुत ज्यादा मतलब आभारी हूँ कि उन्होंने क्या है कि उसी सेम डे 9 तारीख को शाम में क्या है, पापा आईफोन ले आए, मतलब हम फर्स्ट फेल को सेलिब्रेट करें। तो वो उनका मतलब बिलीफ और ट्रस्ट दिखाता है कि आप मतलब, तो ये जो काफी मोटिवेटिंग था एक्चुअली। फिर मुझे लगा नहीं, मतलब मुझे कुछ मेरी तरफ से कुछ करना पड़ेगा एक्चुअली, ऐसा नहीं है। तो सर फिर मुझे लगा कि जो मई जो है वो जैन के, फिर मार्च अप्रैल 3 मंथ्स थे, मुझे लगा कि नहीं, इसमें फिर से दोनों ग्रुप तैयार करके फिर से देना, फिर से वही हो जाएगा, क्योंकि 3 मंथ्स में आप फिर से वही रिवाइज कर पाओगे जितना आपने किया है, कुछ नया पढ़ के और उस पर पकड़ नहीं बना पाओगे। तो मुझे लगा कि ठीक है, मई के बाद फिर नेक्स्ट नवंबर उसमें होता है, नवंबर में देंगे। बट इन्होंने फिर वो 3 बार वाला अटेंड कर दिया तो सितंबर में आ गया।
तो सर फिर सितंबर में दे दिया तो हाँ। लकी हैं आप, मतलब उस समय जब जैन में आपने डिसाइड किया था तब तो शायद आप नवंबर 24 में देते एग्जाम, नवंबर 24 में और देते हैं हाँ। लकीली आपका नवंबर शुरू होने से पहले रिजल्ट आ गया और आप निकल भी गए। तो सही सर। अच्छा यार, लेकिन ये जो आपने पॉइंट बोला ना कि फादर ने आपको कॉन्फिडेंस जो दिखाया आप पे, तो यस आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन नहीं होने दिया, और कहीं ना कहीं आपके अंदर वो एक मोटिवेशन आया कि मुझे करके दिखाना मोटिव है। फैक्टर था। सो राइट। इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगा आपके फादर को भी। वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी कि यार कभी फेलियर भी होता है ना, तो उसको भी अगर हम दूसरे तरीके से, दूसरे पर्सपेक्टिव से लेते हैं, तो आई थिंक वो भी एक रीजन बन जाता है सक्सेस का। तो बहुत अच्छा लगा इस बात को सुन के। अब मैं ना आपको, अब थोड़े से हम लोग टॉपिक पे आते हैं कि जैसे आप ऑल इंडिया रैंक लेकर आए हो और आपने कॉलेज के साथ मैनेज किया है, तो पहले आप ये एडवाइस कर दो उन बच्चों को जो लोग अभी अभी फाउंडेशन क्लियर करके आए होंगे, और शायद वो रेगुलर कॉलेज 2024 में उन्होंने शुरू किया होगा, और फाउंडेशन का पहला अटेम्प्ट देके अब उनका कॉलेज भी चल रहा है। तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे, या फिर कौन से ऐसे डूज एंड डोंट्स हैं जिनका उनको ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली दोज स्टूडेंट्स जो लोग रेगुलर कॉलेज कर रहे हैं और जिनका टाइम जा रहा है, तो उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए अपने इंटरमीडिएट के लिए? तो सर इसमें सबसे पहला पॉइंट वही होगा कि जितने भी ब्रेक्स हैं उनको यूटिलाइज करने का। जैसे चाहे लेक्चर के बीच में 2 घंटे का ब्रेक हो, या फिर आपका क्लास अब 1 बजे खत्म हो जाता है उसके बाद का 1 से लेकर 10 बजे तक का टाइम हो, या फिर सर जो मिड सेमेस्टर ब्रेक होता है, लॉन्ग वीकेंड्स होता है, वीकेंड होता है, या फिर सर समर वेकेशन का ब्रेक हो गया, विंटर वेकेशन हो गया, उनको जो जो सीए वाले उनको बहुत जुडिशली यूज करना है। इसके इसके अलावा सर अगर जो दूसरा टिप होगा यही होगा कि एक अटेम्प्ट डिसाइड कर लेने की, और बहुत रश में नहीं करने के लिए बात, कि जस्ट अभी पास किया था नेक्स्ट ईयर पेपर देना ही देना है। आप 6 महीने ले लो, अब तो 4 महीने, 4 महीने लो, 8 महीने लो, देन जब आप फुली प्रिपेयर्ड हो तो जाके फिर पेपर दो। और एक और सा टिप ये होगा कि जो सिमिलरिटी ऑफ कोर्स है, जैसे बी कॉमर्स में और सीए में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। हमारे प्रोफेसर जो है यहाँ पे वो बहुत अच्छे हैं, मतलब वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो अगर आप जैसे जो 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 सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ रहे हो उनको ट्राई करो कि आप सी के मॉड्यूल से भी कवर कर लिया आपने, मतलब जितना चीज यहाँ पे उतना चीज वहां भी कवर कर लिया। उससे आपका टाइम एंड एफर्ट दोनों बचेगा। तो ये बात है सर। मतलब ये बहुत और पॉइंट था कि कॉमन जो चीजें हैं, अगर आपको पता है सिलेबस में है, तो सिलेबस मतलब देख लो आप पहले से, सो दैट अगर आपके कॉलेज में आता है तो वो चीज आप वहीं पढ़ के तुरंत फिर स्टडी मैट भी देख लो आईसीआई का। ओके, और क्या राइट। पॉइंट बोल रहे थे आप? एक सर वही है कि यहाँ पे चीजें जो है कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत सेक्रीफाइस करनी पड़ी, मतलब वैसा है जो कॉलेज में, क्योंकि कॉलेज में इतने सारे इवेंट्स होते रहते हैं। जैसे आप जब भी ऐसे कॉलेज में पढ़ते हो तो आपको थोड़ा सा अपना मन छोटा करके रुकना पड़ेगा, हॉस्टल में, पीजी में, जहाँ पे भी आप हो, और पढ़ना पड़ेगा, वैसा है। बैलेंस बना के जैसे चलना मुझे सर पड़ेगा। याद है, बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। जैसे मेरे मैं सर अपना ही बताऊं कि लास्ट के 1 to 1.5 मंथ्स में मैंने फोन जो था मेरा उस टाइम मैं कीपैड वाले फोन पे शिफ्ट हो गया था, जस्ट टू हैव नो डिस्ट्रैक्शंस, कि मैं कहीं पे भी नहीं हूँ। अच्छा, तो वैसे था सर। मतलब अपने मेरा तरीके व्हाट्सअप आपने जो था वो ढूंढे, मैं अपने लैपटॉप पे आप था। को डिस्ट्रैक्शन से दूर होने के अपने तरीके ढूंढे। तो आप, आपके फादर पटना में प्रैक्टिस करते हैं, मतलब आपका घर पटना में होगा? राइट सर तो हाँ। यहाँ पर आप हॉस्टल पीजी में रह रहे हैं कि कैसे? हॉस्टल में सर, कॉलेज की हॉस्टल में। अच्छा, कॉलेज के ही हॉस्टल में रह रहे हैं। तो हॉस्टल में भी तो चैलेंज रहता होगा, क्योंकि सभी लोग तो सीए कर नहीं रहे हैं। हाँ। तो तो वो भी है सर कि आप उसमें उसमें देखना पड़ता है। जैसे कोई आपका ऐसा होता नहीं कि यार आपके रूम में आके टाइम वेस्ट ना कर दे, या आपका मन कर रहा है किसी के रूम में जाके बैठूं या ऐसा करूं, तो वो सब थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है सर। हाँ, वो तो पीजी में भी होगा वो चैलेंज, और हॉस्टल में भी होगा। सही बात है, और भाई जिसको पढ़ना है वो कहीं भी पढ़ लेगा, और नहीं पढ़ना तो घर में भी नहीं पढ़ पाएगा। ये बात बिल्कुल सही बोली तुमने। तो ये आपने बताया कि जो रेगुलर कॉलेज वाले बच्चे होते हैं उनको क्या मैनेज करना चाहिए। आपने एक बहुत अच्छी बात बोली जो मैं टेक अवे लेना चाहता हूँ, कि पहले से डिसाइड मत कर लो कि स्किप करना ही है मुझे अटेम्प्ट, और पहले से ये भी मत हम्म, डिसाइड करो कि देना ही है अटेम्प्ट। यू स्टार्ट योर सही प्रिपरेशन बात व्हेन है। यू फील दैट यू आर रेडी, तब आप एग्जाम फॉर्म भर दो। एम आई राइट? यही आप कहना चाहते हैं, राइट? ये सर हाँ, यही कहना चाहता हूँ। और पूरी तरह कॉलेज को भी वो मत करो, मतलब कॉलेज का भी जो पार्ट है भाई, वो भी लाइफ की मेमोरी बनेगी और उससे बहुत कुछ सीखने भी मिलता है। तो इफ योर कॉलेज इज वर्थ इट, कि आपको वहां पर जो आप समय दे रहे हो उससे बहुत अच्छे नेटवर्क्स बन रहे हैं, बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिल रही है, तो इट्स ओके टू डिले वन ऑफ द अटेम्प्ट और टू ऑफ द अटेम्प्ट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अननेसेसरी प्रेशराइज भी मत करो अपने आप को। अब यार मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट स्पेसिफिक आता हूँ, कॉस्टिंग। कॉस्टिंग के अंदर तीन फेज में बात करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स को समझना, उसके बाद दूसरा रिवीजन, है ना? तो जैसे 100% कॉन्सेप्ट्स एंड द सिलेबस, फिर अगेन 70% योर रिवीजन, एंड देन 70% योर अटेम्प्ट।
तो पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आपका पढ़ने का अप्रोच कैसा था, आपने सिलेबस कैसे कंप्लीट किया था, और आप कैसे पढ़ा करते थे? स्टडी मैट बस कवर करते थे या और कुछ चीजें भी करते थे? तो सर इसमें ऐसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजी था, क्योंकि कॉस्टिंग सर अगर बोलना हो तो सर सबसे पहले मैंने आपकी क्लासेस देखी। तो उसमें जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी था वो जरूरी है, और इनफैक्ट वो उसके होने के बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप में बढ़ सकते हो। तो सबसे पहला टिप वही है। मैंने भी सर इसको 3 स्टेज में बांटा है कि सबसे पहले प्रिपरेशन स्टेज, दूसरा हो गया रिवीजन स्टेज, और तीसरा हो गया परफॉर्मेंस स्टेज। तो सबसे पहले प्रिपरेशन स्टेज में वही है सर कि जो क्लासेस आप देख रहे हो उसको बहुत ही ज्यादा एकदम अटेंशन और अ, एकदम केयरफुलनेस के साथ देखो। और दूसरा हो गया कि नोट्स, प्रॉपर नोट्स बनाओ। मैंने ये भी देखा है बहुत लोग नोट्स नहीं बनाते हैं, जो लेक्चर देख रहे हैं नोट्स नहीं बना रहे हैं। तो नोट्स बनाओ प्रॉपर, नेक्स्ट क्लास में आने से पहले उसको रिवाइज करके आओ। उसके अलावा सर जो भी कॉन्सेप्ट है उनको एकदम क्रिस्टल क्लियर रखो। ये सर पहला हो गया स्टेप, प्रिपरेशन स्टेज। और पूरा पूरा लेक्चर देखो, 100% लेक्चर, जितने भी पूरे सारे के सारे सब्जेक्ट। ये नहीं कि एक आध चैप्टर छोड़ दिया, ये ऑप्शन में आता है, ये ऐसा हो गया। तो सबसे पहले पूरा पूरा कवरेज कर लिया एकदम, जितने भी वीडियो हैं सारे सारे वीडियोस देख लिए। उसके बाद दूसरा है सर, ये होने के बाद आप फिर, मेरे जैसे जो बेस बेस बुक था सर, वो 5 सब्जेक्ट में टैक्स के अलावा स्टडी मटेरियल ही था। मैंने स्टडी मटेरियल बहुत बहुत अच्छे से कवर करा था। उसके बाद फिर मैं आरटीपी एमटीपी और प्रीवियस पेपर में मूव कर रहा था। जैसे आपका सर जो वो बैच था सर, जो सर फोकस बैच था, उसके पहले आपका जो वन शॉट था वो भी मैंने रेफर करा था। और वो बहुत अच्छा लगा मेरे को। मतलब वन शॉट में आपका एक बार में पूरा पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया। साथ ही साथ जो फोकस बैच था उसमें आपने आरटीपी एमटीपी प्रीवियस पेपर, उसमें भी आपने क्या है कि पीडीएफ बना के हमको शेयर कर दिया था। तो पीडीएफ में क्या है कि अपने आप में देखने लगा था कि इसमें स्पेशल पॉइंट क्या है। और एग्जाम के पहले भी आप उसको रिवाइज कर सकते हो बहुत बहुत अच्छी तरीके से। आपने खुद मार्क कर लिया कि ठीक है ये मेरे को आता है, ये नहीं आता, इसमें वर्क करने में। तो वो जो शीट था वो बहुत ज्यादा हेल्प किया सर एक्चुअली। और तो वो दोनों को दोनों मैंने बहुत अच्छे से फॉलो करा था, दोनों को दोनों प्लेलिस्ट। अब लास्ट 1.5 डेज जो आया होगा, तो आपने कैसे डिसाइड करा था कि मेरे को क्या क्या पढ़ना है 1.5 डेज में? हाँ, मुझे लगता है यहीं पे मेरी चूक हो गई सर। यहाँ पे मुझे लगता है कि एक तो मुझे लगता है कि कॉस्टिंग में मैं शुरू में सारे के सारे सम सॉल्व कर रहा था। मुझे लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस कारण से क्या है कि मेरा बहुत लेट हो गया और सिलेबस मेरा अच्छा खासा रह था। तो मैंने कहा कि ऑनलाइनर पुल कर दिया, और उसके कारण एग्जाम के दिन मैं सो के ही नहीं गया था। तो क्या है कि जो उसका इम्पैक्ट है, वो मैं जब क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ तो उसमें होता नहीं कि आपका ब्रेन जो है वो एकदम मैक्सिमम लेवल पे ऑपरेट नहीं कर रहा। आपको पढ़ के वो क्वेश्चन या तो कॉम्प्रिहेंड नहीं हो रहा है, स्लो हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, और आपको थोड़ा सा वैसा आलस टाइप का लग रहा है, आप ऐसा करने नहीं चाहते हो। तो मुझे तक इसके कारण मेरी जो माइनर मिस्टेक जो हो गया, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया या फिर कुछ अप्लाई करना हो गया, वो तो मैंने बाद में देखा। जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन का सिंपल सवाल था 9 मार्क का, वो उससे मेरे से गलती हो गई कि इनपुट फिगर गलती हो गया, बाकी तो फॉर्मूला बेस्ड सारा का सारा है। जब वो गलती हो गई तो ये सारे के सारी गलती हो जाएंगे। तो ये सब जो बहुत सारी गलतियां करी मैंने। और ये मुझे एक चीज हुआ कि आप चाहे एक चैप्टर कम करके जाओ उस दिन, बट 3 4 घंटे का स्लीप तो बहुत जरूरी है। वो गलती नहीं करनी चाहिए। तो कॉस्टिंग मैंने ये कर दिया सर, ये कॉस्टिंग में जो आपके एक कम मिस्टेक हो नंबर गई आए? मेरे से। कॉस्टिंग में कितने नंबर आए? सर कॉस्टिंग में सबसे कम थे, कॉस्टिंग में 52 है सर। तो देखो भाई, कॉस्टिंग कॉस्टिंग में। में 52 आए हैं। दो ही से ऑल इंडिया रैंकर, बट आप यहाँ पर मिस्टेक समझो और उससे सीखो कि आपकी वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बोला एक चैप्टर कम रिवाइज कर लोगे चल जाएगा, लेकिन अगर आप पूरी रात, मतलब एग्जाम के पहले वाली पूरी रात अगर आप बिल्कुल ही नहीं सो रहे हो, तो आप अपना बेस्ट दे नहीं पाओगे परफॉर्मेंस में। तो उस बात का कोई फिर मतलब नहीं निकला ना कि हम लोगों ने एक्स्ट्रा रिवाइज कर लिया, क्योंकि जितना पहले रिवाइज किया था अगर उसका हम अपना बेस्ट नहीं दे के आ पा रहे हैं, इसीलिए मिस्टेक्स करके आ रहे हैं। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में तो भाई छोटी सी मिस्टेक से पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है। तो जिस अटेम्प्ट में सक्सेसफुल भी हुए उसमें भी आपके कहीं ना कहीं ऐसी लर्निंग्स थी जो बाकी लोग जिससे मदद ले सकते हैं और आगे वो गलती ना करें। और शायद अगर आपका कॉस्टिंग का नंबर बहुत मतलब अच्छा आता, जो कि आपकी तैयारी बढ़िया थी आपने बताया, तो आई गेस रैंक भी आपकी और ऊपर आती, क्योंकि इस बार तो काफी वही कम नंबर में रैंक रोटेट हुई है आई गेस। आपके टोटल मार्क्स कितने हैं? टोटल मार्क्स 360 सर। 360। तो थ्री थ्री सिक्सटी सिक्स जीरो में ऑल इंडिया रैंक 49 आ गई। 70 80 आते तो भाई रैंक्स और काफी ऊपर तक आती। चल, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। बट अच्छी बात यह है कि आप, आपसे जो गलतियां हुई वो आप यहाँ पर खुल के ऑनेस्टली शेयर कर रहे हो, और उससे बाकियों को हेल्प मिल रही है और आगे वो इस गलती को ना करें। तो ये थी ओवरऑल जर्नी राघव की। कैसे उन्होंने नवंबर 23 अटेम्प्ट में जहां पर अनसक्सेसफुल का टैग देखा, और जहां से उनको एक अंदर एक आग जली कि नहीं भाई अब मुझे करके दिखाना है, और उन्हें करके दिखाया। बोथ ग्रुप अपने तरीके से प्रिपेयर किया, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं मे का अटेम्प्ट नहीं दूंगा, स्किप करूंगा, लेकिन जब अटेम्प्ट दूंगा अपनी फुल तैयारी के बाद दूंगा, और फिर ऑल इंडिया रैंक लेकर आए। तो मैं भी आप लोगों को यही बोलूंगा यार, इनकी जर्नी से सीख के कि
गलतियां होती हैं लाइफ में, पर हमारे पास मौका होता है उसे सुधारने का। और जब हम सुधार रहे हैं ना, तो उस समय भी एकदम पॉजिटिव सोच के और थोड़ा प्रैक्टिकल होके, इमोशनल होके डिसीजन नहीं लेना है। ये बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन था कि मैं अगला अटेम्प्ट तुरंत नहीं दूंगा। हाँ, मुझे बदला लेना है फेलियर का, लेकिन रुक के लूंगा। और जब लूंगा तो अच्छे से लूंगा। तो इसी के साथ इस सेशन को हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू सो मच राघव फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड उम्मीद करेंगे कि आपका थैंक यू आगे का सो मच जर्नी सर। बहुत बढ़िया रहे। बीकॉम में भी आप जो आपका जो बचा हुआ पार्ट है, बहुत मेमोरेबल आपका कॉलेज का लाइफ रहे। और आर्टिकलशिप तो डेफिनेटली, आप ऑल इंडिया रैंकर आए हो तो बहुत अच्छी जगह से आप आर्टिकलशिप करोगे, और आपका वो एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहे। एंड ओवरऑल जो आप प्रैक्टिस पापा की संभालने वाले हो, उस प्रैक्टिस को बहुत ऊपर तक लेकर जाएं। ऑल द बेस्ट राघव। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर